अटैक ऑन टाइटन्स की स्टोरी कितनी ज़्यादा एपिक है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब भी कभी आप AOT का एपिसोड संडे को देखते हो तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एपिसोड को देखने के जस्ट बाद ही मूव ऑन कर जाओ और कुछ तो भी नया काम करने लगो। थोड़ी बहुत देर तक AOT का एक लास्टिंग इंप्रेशन होता है और 10-15 मिनट तक हम उसके इवेंट्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये एपिसोड थोड़ा स्पेशल था क्योंकि इस एपिसोड को देखने के बाद कोई छोटा मोटा हैंगओवर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कोई दोस्त होता जिससे कि हम इस एपिसोड के बारे में डिस्कस करते। और बहुत सारे ऐसे फैंस होंगे जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ एपिसोड को डिस्कस किया होगा, इंटरनेट पे वीडियोस देखे होंगे या फिर डिस्कशन को पढ़ा होगा। अब एपिसोड देखने के बाद जो सबसे पहला रिएक्शन दिमाग में आता है वो है 10 आउट ऑफ 10। मतलब कौन ही ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि फ्यूचर का एरन अपने पिता को मैनिपुलेट करेगा और इतने बड़े प्लॉट ट्विस्ट को अंजाम देगा। और एपिसोड के एंड में मापा ने जो ग्रेशर के ब्रेकडाउन का लेवल टच किया है उसको देखने के बाद भाई मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि एनिमे मांगा से बेटर था, है और रहेगा, स्पेसिफिकली नहीं जनरली। बिकॉज मांगा पढ़ने के बाद जब एनिमे देखने के बाद हमारा ये हाल होता है तो सोचो जरा क्या हाल होता जब हमने मांगा पढ़ी ही नहीं होती और एनिमे ओनलीज की तरह हम भी ये सारे सीन पहली बार देख रहे होते। अब ये एपिसोड बिल्कुल एक पजल जैसा लगता है जिसको सॉल्व करने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत ज़्यादा तीर मार लिए हैं और इसीलिए इस एपिसोड की एपिकनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मेरे इस एपिसोड को लेके थोड़े बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है जिनको कि मैं बताऊंगा आगे चल के। पर पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर इस एपिसोड में होता क्या है। तो एपिसोड के शुरू में ज़ीक जाता है बुद्ध बनने और लौटता है बुद्धू बन के। वो सोचता है कि वो एरन का कैरेक्टर डेवलपमेंट करेगा, लेकिन एरन उल्टा उसका ही कैरेक्टर डेवलपमेंट कर देता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है ना ही सिर्फ ज़ीक की पर्सनल स्टोरी लाइन में बल्कि अटैक ऑन टाइटन्स के ओवरऑल प्लॉट में भी। अब ज़ीक की इतनी यूनिक फिलॉसफी के पीछे कहीं ना कहीं उसके पिता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर उसके पिता उसे एक एजेंडा के तहत पैदा नहीं करते और शुरू से ही वैसा ट्रीट करते जैसा कि उन्होंने एरन को किया, तो क्या कभी ज़ीक इस कंक्लूजन तक पहुंचता कि नॉन एग्जिस्टेंस इज़ द ग्रेटेस्ट सेल्वेशन ऑफ ऑल। मेरे को तो नहीं लगता कि ज़ीक के दिमाग में कभी भी ये बात आती कि काश वो पैदा हुआ ही नहीं होता। लेकिन अब चूंकि वो अपने पिता की मेमोरीज देख चुका है और उसे भी ये पता लग चुका है कि उसके पिता को अपनी गलती का रियलाइजेशन है और इवन एपिसोड के एंड में ग्रेशर ज़ीक से माफ़ी भी मांग लेता है, तो क्या इसका इम्पैक्ट ज़ीक की फ़िलॉसफी पे होगा और वो अपने यूथेनेशिया प्लान को रिकन्सिडर करेगा। फिर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री जो कि मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई है कि क्या एरन ने टाइम ट्रैवल किया है या फिर नहीं। शुरू में जब एरन और ज़ीक मिलके ग्रेशर की मेमोरीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो उस पॉइंट पे तो ऐसा नहीं लगता कि वो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइमलाइन का कोई भी बंदा एरन और ज़ीक को नहीं देख पाता। ग्रेशर भी उनको नहीं देख पा रहा है, सिर्फ फील कर पा रहा है क्योंकि उसके पास अटैक टाइटन है और अटैक टाइटन के पास एबिलिटी है कि वो अपने फ्यूचर इनहेरिटर्स की मेमोरीज़ को देख सकता है। इसका मतलब ये है कि पास में ग्रेशर ये जान चुका था कि फ्यूचर का एरन ज़ीक को लेकर उसकी मेमोरीज़ को एक्सप्लोर करेगा और इसीलिए वो उन दोनों की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा था। अब जैसे जैसे करके एपिसोड आगे बढ़ता है हमें पता लग जाता है कि टाइम ट्रैवल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर आता है एपिसोड का क्लाइमैक्स जहाँ पे कि एरन ज़ीक को मोटिवेट करता है और इसी पॉइंट पे मुझे लगता है कि टाइम ट्रैवल हो चुका है। देखो मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि इस पॉइंट को लेके फैंस के बीच में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, हर कोई अपने इंटरप्रिटेशन और थ्योरी बना रहा है और इसीलिए मेरे को लगता है कि इसियामा को इस पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर आगे चल के क्लैरिफिकेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा पॉइंट थोड़ी ना जिसको कि आप फैंस के इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दो। चलो मान लेते हैं कि अगर इसियामा ने इसे आगे चल के एक्सप्लेन किया और ये इवेंट टाइम ट्रैवल का ही नतीजा निकल के आया तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि टाइम ट्रैवल एक बहुत ही ख़तरनाक टूल है जो पहले काफ़ी सारी स्टोरीज़ की धज्जियाँ उड़ा चुका है। क्योंकि एक तरफ तो एक पज़ल की तरह होता है जिसको सॉल्व करने के बाद फैंस को अपने आप में एकम्प्लिशमेंट वाला फील आता है, जिसके कारण टाइम ट्रैवल हमेशा ही एपिक लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वो एक झूठ की तरह भी होता है जिसको छुपाने के लिए और भी कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। टाइम ट्रैवल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और अपने साथ काफ़ी सारे सवाल लेके आता है, और नो मैटर आप कितने भी टैलेंटेड ऑथर क्यों ना हो,
और आपने सारे ही सवालों को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया हो, फिर भी एक ऐसा सवाल ज़रूर हो सकता है जो कि अंडर द रेडार निकल जाए और आगे चल के प्लॉट होल बन जाए। अब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये बात याद होगी कि सीज़न 3 के डिस्कशन वीडियो में मैंने कहा था कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि अटैक ऑन टाइटन्स की स्टोरी लाइन में टाइम के कंसेप्ट का इंटीग्रेशन हो। सोचो कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी अगर टाइम के कंसेप्ट के कारण अटैक ऑन टाइटन्स में प्लॉट होल निकले तो, क्योंकि ईओटी की स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। सिर्फ दो ही चीज़ इसे चौपट कर सकती हैं, पहला है टाइम ट्रेवल और दूसरा है एंडिंग। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसियामा ने टाइम ट्रेवल को इंट्रोड्यूस करके जो प्लॉट ट्विस्ट घुमाकर आउटकम को अचीव किया है वो वैसे भी किया जा सकता था बिना टाइम ट्रेवल के यूज़ से। हाँ, थोड़े बहुत प्लॉट ट्विस्ट कम होते, जैसे कि फ्यूचर एरिन का अपने पिता को मैनिपुलेट करना, लेकिन ज़रा ये भी तो सोचो कि प्लॉट होल्स होने का खतरा तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता, लेकिन इसियामा ने रिस्क लिया। अब देखते हैं कि क्या ये वर्थ था या फिर व्यर्थ। ऐसा मत समझना कि मेरे को टाइम ट्रैवलिंग स्टोरीज़ उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, जैसे कि सुपर हीरो स्टोरीज़ और जो बिज़ायर एडवेंचर का पार्ट 4, जहाँ पे बाइट्स द डस्ट आर्क में अराकी टाइम ट्रैवल से बिल्कुल माइंड ब्लो कर देते हैं। लेकिन अटैक ऑन टाइटन्स की स्टोरी थोड़ी अलग टाइप की है, उसमें काफ़ी सारे इवेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इसीलिए यहाँ पे टाइम ट्रैवल से प्लॉट होल का खतरा ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्टोरीज़। फिर इसके अलावा अटैक टाइटन की फ्यूचर देखने की एबिलिटी भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। पास्ट इनहेरिटर्स की मेमोरी को देखना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन फ्यूचर इनहेरिटर्स की मेमोरी को देखना एक अच्छा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि एक तरीके से कैरेक्टर्स के पास चीट कोड आ रहा है, उन्हें पता लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसके बाद वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि फ्यूचर में होना चाहिए, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फ्री विल ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पे मैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ जिसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी तो है, लेकिन साथ में वो अपनी फ्री विल को भी इंटैक्ट रखता है। जो बिज़ायर एडवेंचर के सीज़न 5 का फाइनल विलन, उसके पता लग जाता है कि अगले 10 सेकंड में क्या होने वाला है और अगर आउटकम उसके फेवर में नहीं होता है तो वो उतने टाइम को इरेज कर सकता है। लेकिन अटैक ऑन टाइटन्स की स्टोरी लाइन में तो हम देखते हैं कि जैसे ही अटैक टाइटन्स के इनहेरिटर्स को फ्यूचर मेमोरी के बारे में पता लगता है तो बिल्कुल उसे ऐसे पालन करते हैं जैसे कि वो भगवान का आदेश हो। अब इस एपिसोड में ही देखो, कहाँ ग्रेशर 4 बच्चों को भी नहीं मार रहा था, उसके बाद वो फाउंडिंग टाइटन को हासिल करके उसे एरिन को दे देता है, ये जानने के बाद भी कि एरिन कितना ज़्यादा हॉरिबल एक्ट परफॉर्म करने वाला है और इससे एरिन का कैरेक्टर भी कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखो, एरिन को चाहिए फ्रीडम, लेकिन वो फ्री विल से एक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो फाइनली करता तो वही है जो कि उसे फ्यूचर मेमोरीज में दिखता है। तो हो सकता है कि इसियामा ने ये जानबूझ के प्लान किया हो और ये एरिन के कैरेक्टर की एक ट्रेजेडी हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ग्रेशर को एरिन अब जो करने वाला है उसके बारे में पता नहीं होता और उसके बाद वो उसे फाउंडिंग टाइटन की पावर पास ऑन करता तो वो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन इतना गंदा फ्यूचर जानने के बाद भी अटैक टाइटन के होल्डर उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं, ये मेरी समझ के तो परे है। क्या उन्हें ये डर लगता है कि चेंज फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा ट्रेजेडी हो सकती है? अगर ऐसा लगता भी है तो भी ये रिस्क वर्थ टेकिंग है। क्या ग्रेशर के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि अगर एरिन के पास फाउंडिंग टाइटन नहीं आएगा तो और भी ज़्यादा बुरा क्या हो जाएगा? क्योंकि एरिन ने जो कांड किया है वो कोई छोटा मोटा कांड तो है नहीं। और सबसे लास्ट में ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता चेंज फ्यूचर का आउटकम उनके फेवर में भी आ जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिसके कारण मेरे को फ्यूचर देखने की एबिलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और टाइम ट्रैवल के बारे में भी मैंने जितना कुछ बोला, इन सभी बातों से आप चाहो तो डिसएग्री कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं बताए हैं, सिर्फ अपना ओपिनियन रखा है। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटी सी डिटेल बताता हूँ। आपको एपिसोड नंबर 1 का वो सीन तो याद ही होगा जब ग्रेशर एरिन को बेसमेंट की चाबी दिखाता है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एरिन की तरफ नहीं देखता और इस एपिसोड में हमें उसका रीज़न पता पड़ता है। असल में उस टाइम पे ग्रेशर को पता लग गया था कि फ्यूचर एरिन उसके सामने खड़ा हुआ है। अब इस छोटी सी डिटेल से ही हमें ये पता लगता है कि इसियामा कितने ज़्यादा जीनियस राइटर है और कितना कुछ पहले से प्लान करके रखा है। और इसीलिए मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ था जब अटैक ऑन टाइटन्स की एंडिंग को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। खैर, एंडिंग में अब जो कुछ भी होगा उसके बारे में तो हम एपिसोड दर एपिसोड बात करेंगे। अगले जो 2 एपिसोड आने वाले हैं ना, वो इंटरनेट को बिल्कुल हिला के रख देंगे।
और हम सभी को इंतज़ार है ना ही सिर्फ उन एपिसोड को देखने का, बल्कि साथ में फैंस के रिएक्शन देखने का भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले एपिसोड के डिस्कशन वीडियो में।